रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं आज की नई कहानी, जिसकी लेखिका हैं दीपाली तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधा अपने फ्लैट की बालकनी में अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए अनुराग का इंतजार कर रही थी। सोच रही थी समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। शादी के 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लगता है कुछ दिन पहले की ही तो बात थी जब मेरी और अनुराग की शादी हुई हो। शादी के 1 साल बाद ही एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी। एक एक करके दिन गुजरते गए। धीरे धीरे अनुराग भी परिवार में अब इतना अटेंशन नहीं देता था जितना कि शादी के कुछ साल पहले देता था। आजकल तो रोज ही ऑफिस से आने में अनुराग लेट हो जाता था। पहले तो सुधा यही समझती थी कि ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा है और अब बेटी होने के कारण जिम्मेदारियां भी हैं। पर एक दिन जब फ़ोन लगाने पर भी अनुराग ने नहीं उठाया और रात को 2 बजे शराब के नशे में धुत आया, तब सुधा को गहरा आघात पहुंचा। और जब उसने अनुराग से पूछा कि तुम पीकर आए हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तब अनुराग ने नशे में झूमते हुए कहा, मुझ पर कब्जा जमाने की कोशिश मत करना सुधा। मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। यह सब सुनकर सुधा स्तब्ध रह गई, क्योंकि अनुराग ने पहली बार उससे इस तरह की बात की थी। अब तो वह अक्सर ही रात को देर से आता, अब फ़ोन भी नहीं उठाता। धीरे धीरे अनुराग का यही रूटीन हो गया। वह खाना भी खाकर आता। सुधा ने उसे कई बार इसका कारण पूछा। अनुराग या तो टाल जाता या कहता कि मुझे और भी कई काम हैं, ऑफिस के बाद लोगों से मीटिंग भी करनी पड़ती है। पर सुधा को उसकी बात गले नहीं उतरती। सबसे ज़्यादा सुधा को इस बात की चिंता थी कि अनुराग रोज़ ही शराब पीने लगा है। 2-3 महीने तक यही चलता रहा। सुधा उसे समझाती तो उल्टा अनुराग उस पर चिल्लाने लगता। अब वह सुधा को अपने मनोरंजन में बाधा मानता था। उसे किसी भी तरह की टोका टाकी पसंद नहीं थी। उसने सुधा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और 3 दिन तक घर नहीं आया। सुधा रात भर करवट बदलती रही, फ़ोन करती रही, पर अनुराग ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में एक मैसेज छोड़ा, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अगर चाहती हो कि मैं वापस आऊं तो मुझे परेशान नहीं करोगी। इसका साफ मतलब था कि अनुराग अब जो चाहे करे, पर सुधा उसे कुछ नहीं कह सकती। अब उसे मनमानी ही करनी थी। लेकिन बुरा वक्त इतनी आसानी से नहीं जाता। अनुराग 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था। सुधा ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस नहीं जा रहे? अनुराग ने कहा, अब मुझसे यह जी हुजूरी वाली नौकरी नहीं होगी। मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। सुधा को अनुराग की बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, ना ही कोई तजुर्बा है। कैसे होगा? घर के रोज़ के खर्चे, और आशी भी अब बड़ी हो गई है, उसका भी स्कूल में एडमिशन कराना होगा। अनुराग ने कहा, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हारा और इसका ठेका नहीं ले रखा, तुम जानो। और यह कहकर अनुराग कहीं बाहर निकल गया। सुधा अनुराग के मनमौजी रवैये से अपनी बेटी और अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो रही थी। अब अनुराग उसे घर खर्च भी नहीं देता था और मांगने पर उल्टा सीधा बोलने लगता था। सुधा ने पहले अपने मायके जाना उचित समझा और अनुराग के प्रति प्रेम के कारण वह उसके प्रति चिंतित भी थी। उसे लगने लगा कि अगर वह वहाँ से चली गई तो शायद यह घर भी अय्याशी का अड्डा बन जाए। यह सोचकर उसने यहीं रहकर घर से ही कुछ काम करने की ठानी, क्योंकि आशी का पालन पोषण तो अब उसकी भी जिम्मेदारी थी। सुधा घर के सारे कामकाज निपटाकर जब आशी दिन में सो जाती, तब ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट भी बढ़ने लगे। अपना और आशी का व्यक्तिगत खर्च स्वयं ही वहन करने लगी थी। उसने इस बारे में अनुराग से बताना उचित नहीं समझा, पर मन ही मन यह सोचती कि काश अनुराग पीना छोड़ दे और अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरते। अनुराग अभी भी देर से ही घर आता। आज अनुराग जब घर आया तब सुधा ने पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है? अनुराग बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा। जिसको पैसा दिया था वह भी मुकर गया। कहता है मुझे कोई पैसा नहीं मिला।
झूठे हैं, मक्कार हैं सब। अनुराग बहुत दुखी था। सुधा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अनुराग के मन में सुधा के प्रति प्रेम भाव नहीं बचा था। गुस्से में झुंझुलाते हुए सुधा का हाथ उसने हटा दिया और कहा, तुम ही जिम्मेदार हो मेरे इस हालत की। सुधा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका मन व्यथित था अनुराग की निर्दयी व्यवहार से। इतना समझी थी कि अनुराग सारा दोष उस पर ही मरना चाहता है। वह आशी को लेकर कमरे में चली गई। सुधा असमंजस में थी कि वह आगे क्या करे। अनुराग को सुधारना अब उसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह खुद ही नहीं सुधरना चाहता था। वह ऐसी दुविधा में फंसी थी, समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। अनुराग के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। किससे अपने दुख को बांटे। तभी उसे अपनी सहेली रीता का ध्यान आया। सोचा, उससे ही बात करती हूँ। उसने रीता को फोन कर सारी बातें बता दी। रीता ने तो सुधा से साफ साफ कह दिया कि तू अनुराग को छोड़ दे। जब वह तेरी बेटी का ध्यान नहीं रख रहा, ना ही उसे अपने स्वयं के भले बुरे का ध्यान है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर घुट घुट कर जीने से कोई मतलब नहीं। पर सुधा अनुराग से अलग नहीं रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि फिर से सब पहले की तरह ठीक हो जाए। 1 साल और गुजर गया। सुधा ने आशी का स्कूल में एडमिशन करा दिया। अनुराग को तो आशी से भी मतलब नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता, टीवी देखता या मोबाइल देखकर समय काटता, या तो घर से बाहर रहता। घर में रहते हुए भी सुधा और आशी के साथ नहीं था। कुछ पूछो या बात करने की कोशिश करो तो सुधा को कहता, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। अनुराग का घर पर रहना ना रहना बराबर ही था। बस सुधा को यह सुकून था कि वह अनुराग को देख पा रही है। अब वह अनुराग से कुछ काम करने का नहीं कहती, ना ही कुछ टोका टाकी करती। इसी में अनुराग खुश रहता और उसने भी इसे अपनी नियति मान लिया, क्योंकि किसी की मनमानी करने पर कुछ किया नहीं जा सकता जब तक वह व्यक्ति स्वयं कुछ करने को तैयार न हो। सुधा अपना और अपनी बेटी का खुद ही खर्चा चला रही थी। अनुराग बस सामाजिक रूप से उसका पति था और उसकी बेटी का पिता। अब सुधा का लक्ष्य केवल अपनी बेटी के भविष्य को संवारना था। सुधा अपनी जिंदगी की कश्मकश में उलझी दिन काट रही थी, पर एक तनाव सा दिमाग में बना रहता था। वह निश्चिंत नहीं हो पाती थी, क्योंकि अनुराग का व्यवहार उसे दुखी करता था। आशी की स्कूल की जब छुट्टियां हो गईं, तब सुधा ने अनुराग से मायके जाने का प्रस्ताव रखा, पर अनुराग ने मना कर दिया। सुधा ने इसका कारण पूछा तो अनुराग कहने लगा, क्या करोगी जाकर, मेरी शिकायत ही करोगी। सुधा ने बोला, नहीं, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर अनुराग ने उसे इजाजत नहीं दी। सुधा अब यह समझ चुकी थी कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। वह अनुराग को बिना बताए, जब अनुराग घर पर नहीं था, आशी को लेकर अपने जरूरी सामान सहित मायके चली गई। जब अनुराग घर आया तब घर पर ताला लगा था। ताले पर एक चिट लगी थी। लिखा था, चाबी पड़ोस में है। अनुराग ने पड़ोसी से चाबी लेकर ताला खोला। अंदर जाते ही सुधा को फोन लगाया। चीखते चिल्लाते हुए बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने मना किया था ना तुम्हें जाने को, फिर भी तुम चली गई। आज सुधा ने भी अपने मन की भड़ास निकाल दी। मैंने भी आपको कितनी बार मना किया कि आप शराब मत पियो। आपने मेरी नहीं सुनी, तो मैं आपकी कैसे सुन सकती हूँ? और अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे पति को, जिसे अपनी पत्नी, अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ और मनमौजी रवैये से ही आप खुश हैं। परिवार यह नहीं होता। मैं और मेरी बेटी खुश नहीं आपसे। अगर आप अपना रवैया बदलेंगे तभी मैं आऊँगी, नहीं तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अपनी बेटी का पालन पोषण मैं अकेले ही कर लूँगी। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। यह कहकर सुधा ने फ़ोन काट दिया। आज सुधा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद तनाव कम हुआ हो। उसने अब ठान लिया था, जब तक अनुराग पूरी तरह नहीं सुधरेगा और शराब से दूरी नहीं करेगा, तब तक वह उसके पास नहीं जाएगी। क्योंकि अनुराग के पास भी वह अकेली ही थी, पर उससे दूर रहकर कम से कम सुकून तो था। इधर अनुराग बहुत तिलमिला गया था। उसके अहम को ठेस पहुंची थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि सुधा कभी भी इस तरह का कदम उठाएगी, मगर अभी भी वह अपनी गलती को अनदेखा कर सुधा को ही दोषी मान रहा था। सुधा को मेरी इजाज़त के बगैर वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मन ही मन सोच रहा था। उसे अपने परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, बस अपनी मनमानी कर रही है। पर मैं भी कम नहीं हूँ, इस बार उसको अच्छा सबक सिखाना है। सुधा को यह पता तो था कि अनुराग इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं, पर अब सुधा ने यह तय कर लिया था कि आगे की जिंदगी वह घुट-घुट कर नहीं जिएगी और ऐसे बेमतलब के रिश्ते जिसमें कोई खुशी नहीं, ऐसे रिश्ते पर कुर्बान हो जाना सिर्फ बेवकूफ़ी है। सुधा ने अपने माता-पिता को भी अनुराग की सारी बातें बताईं। सुधा के पिताजी ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। अगर तुम अनुराग के साथ खुश नहीं और उसके तौर तरीके भी ठीक नहीं, तो हम भी तुम्हें वापस जाने को नहीं कहेंगे। आगे भी फैसला तुम्हें ही करना है, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है। हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। पिताजी की बातें सुनकर सुधा की आंखें भर गईं। सुधा की माँ भी सुधा के गले लगकर रोने लगी और कहा, बेटा, हमने कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया। हम अनुराग से बात करके उसे समझाते हैं। अगर फिर भी वह नहीं मानता, तो आगे फिर तुम्हारा जो निर्णय वही हमारा निर्णय होगा। सुधा की माँ को सुधा की बेहद फिक्र हो रही थी। हर माँ अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल देखना चाहती है, कुछ बुरा न हो, इसके लिए दिन रात प्रार्थना करती। सुधा के इस तरह अनुराग को बिना बताए आने के कारण माँ परेशान थी। सुधा की माँ ने अनुराग को फ़ोन लगाया। बेटा, कैसे हो, सब ठीक तो है? अनुराग तो जैसे राह ही देख रहा था कि कोई बात हो और उसे सुनाने का मौका मिल जाए। माँ, यह कोई बात नहीं होती। सुधा मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी इजाज़त के वहाँ गई है। उसने मुझे बताने की भी जहमत नहीं उठाई। अनुराग सिर्फ सुधा को ही दोष दे रहा था। अपनी गलतियाँ उसे कहाँ दिखाई दे रही थीं। वह तो चाहता था कि सुधा भी उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहे। सुधा की माँ भी जानती थी कि सुधा गलत नहीं है। सुधा की माँ ने अनुराग से कहा, बेटा, यहाँ आ जाओ, हर मसले का हल होता है, मिल बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। अनुराग को कोई बात करनी नहीं थी, क्योंकि वह खुद अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने सुधा पर और उसके माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए तलाक के कागज़ साइन करके सुधा के घर भेज दिए। जैसे ही घर में सुधा के माता पिता ने उन कागज़ों को खोलकर पढ़ा, तो सब स्तब्ध रह गए। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि अनुराग ऐसा काम करेगा। तभी सुधा के पास अनुराग का फ़ोन आया। सुधा ने फ़ोन उठाया। अनुराग ने उसे धमका कर कहा, फ़ौरन घर चली आओ। मुझे तमाशा करने की आदत नहीं है, पर मैं तमाशा सहन भी नहीं कर सकता। अगर तुम घर आ जाती हो, तब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, और अगर नहीं आई, तो अब मेरा तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन होगा। सुधा को अपने माता पिता का ख्याल आ रहा था कि इस उम्र में अब माता पिता को मेरा दुख झेलना पड़ेगा। समाज के लोग अलग तमाशा बनाएंगे। सुधा ने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। अनुराग को पूरी उम्मीद थी कि सुधा डर जाएगी और अपने माता पिता और समाज की परवाह कर वापस चली आएगी। सुधा यह जानती थी कि अनुराग सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। उसे सुधा से और आशी से कोई लगाव नहीं है। बस एक सामाजिक कर्तव्य की तरह इस शादी को निभा रहा है, और यह रिश्ता दिल का नहीं है, एक मजबूरी का है। सुधा ने अपनी माँ और पिताजी से अपने दिल की बात कह दी। माँ, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है अनुराग हमें दिल से नहीं चाहता। हम सिर्फ बोझ हैं उसके लिए। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई एहसास अब बाकी ना हो, मैं ढोना नहीं चाहती। और सच कहूँ तो अनुराग को भी इस बंधन से आज़ाद करना चाहती हूँ, ताकि वह अपनी मनमानी और अच्छी तरह से कर सके, क्योंकि जब तक इंसान स्वयं सुधरने की कोशिश नहीं करता, उसे कोई सुधार नहीं सकता। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। अब मैं अनुराग के साथ नहीं रह सकती। सुधा ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और अनुराग के पास वापस भेज दिया। आज वह इस बिना एहसास के रिश्ते के बंधन से आज़ाद हो गई। दूसरी तरफ अनुराग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुधा ऐसा कदम भी उठा सकती है। उसके तो पैरों तले जमीन ही सरक गई। पर अपनी मनमानी और अहम के चलते
अनुराग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाया और ना ही सुधर पाया। काश वह ये समझ पाया होता, पर आज भी सुधा ने जो कदम उठाया वह शायद हर एक औरत उठाना चाहती है पर उठा नहीं पाती। कभी सामाजिकता, कभी माता पिता के दबाव या फिर बच्चों की परवरिश, इन सब के चलते वह घुट-घुट कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। सुधा के द्वारा लिए गए फैसले के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।